वेलकम टू सी एस आर्स आई एस। आज हम बात करेंगे रिसेंटली फॉलन रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड डब्ल्यू बी आई वर्सेस सी पी आई। तो इन कंसेप्ट्स को हम जानेंगे और देखेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन के फॉल्स के क्या पर्सपेक्टिव है। अच्छा, न्यूज़ पे पहले फोकस कर लेते हैं क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज द रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन बिलो 6% फर्स्ट टाइम इन 2022। ऑल्सो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज देयर हैज़ बीन ए फॉल इन द वेजिटेबल प्लस ऑयल प्राइसेस, बोथ एडिबल एंड फ्यूल ऑयल प्राइसेस। अच्छा, ये 6% का जो आंकड़ा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आरबीआई का जो मैंडेटरी टारगेट है वो क्या है? इसको 4 ± 2% में कंटेन करना है इन्फ्लेशन को। तो बिकॉज 6% के अंडर आया है तो ये खुशी की बात है थोड़ी सी। ओके, आगे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल लेकिन साथ में इशू क्या है दूसरा, कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो तो, ये रिटेल इन्फ्लेशन वो तो 6% के अंदर है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो है वो ओवर 6% है। तो अभी इतनी खुशी की बात नहीं है। और लोग क्या कह रहे हैं, विच आर इकोनॉमिस्ट, दैट ये जो इन्फ्लेशन 6% के अंदर आया है अभी, ये दिसंबर दोबारा, मतलब दिसंबर के खत्म होने से पहले दोबारा रीसर्जेंस कर लेगा, रिसर्च हो जाएगा, दोबारा बढ़ जाएगा। अब हमने 3 4 टर्म यहाँ पे देख लिए, एक तो कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, रिसर्जेंस ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल सी इन्फ्लेशन एज a basic rise in prices. Now, while inflation can be understood as this also, but a better definition, as per me, is that inflation is the decreasing capacity of currency to purchase things. So, how this decreases every year या फिर बढ़ते हुए टाइम के साथ में करेंसी की जो पावर है किसी चीज़ को परचेज करने की, ये कम क्यों होती है और कैसे होती है। हमने सुना है कि भाई हमारे जो ओल्डर जनरेशन है बोलती है कि हमारे टाइम में तो 2 रुपये में ही ये आ जाता था, या 3 रुपये में ही हम ये खरीद लेते थे या ये खा लेते थे, जो आज आप 10 रुपये में या 100 रुपये में खा रहे हैं। तो व्हाट इज़ दिस, ये इन्फ्लेशन क्यों होता है? तो इसको एक बेसिक मॉडल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम एन इकोनॉमी वेयर इज दो नो इम्पोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। सो ये मान लीजिए एक लैंड एरिया है, फर्टाइल लैंड एरिया है। अच्छा, यू कैन यू हैव एन इकोनॉमी ऑन मार्स राइट नाउ, और लेट्स से इन सी और डेजर्ट। सो देयर कैन बी नो इकोनॉमी यहाँ पे। इकोनॉमी के सारे कंसेप्ट यहाँ पे वैलिड रहते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट वैलिड नहीं रहता, विच इज़ द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सो प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से सारी चीज़ें आती हैं, विच इज़ लेट्स से प्राइमरी सेक्टर, विच वी कैन से एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कहाँ से आता है? द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स, एनी फर्टाइल प्रोड्यूस, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम सन। सो नेचुरल कंपोनेंट से ही सारी इकोनॉमी बेस लेती है, ओरिजिन लेती है। नाउ दोज इकोनॉमीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, लेट्स से उनमें मेजर सेक्टर क्या बन गया, टर्शरी और सर्विस सेक्टर। तो उनके लिए कोई और प्राइमरी सेक्टर का काम कर रहा है, कोई और कंट्री, वहाँ से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं अपना फूड। सो फूड इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम सम अदर कंट्री, और विच इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। चलिए, लेकिन समझने के लिए अपन एक ऐसी इकोनॉमी अज्यूम करते हैं जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है। नाउ व्हेन देयर इज ग्रोथ, तो वेरी नेचुरली पॉपुलेशन ग्रो करती है। देयर इज a growth in people, and when population grows there are two growths, which of needs plus demands। कुछ तो इनकी ज़रूरतें होती हैं जैसे खाना पीना कपड़े घर, कुछ डिमांड्स होती हैं जैसे टीवी फ्रिज वाटर कूलर वॉट एवर। अच्छा, इन्हीं कुछ लोगों में से कुछ क्या काम करते हैं? प्रोड्यूसर का। ये ऑल दो कंज्यूमर्स भी होते हैं साथ में ऑफ कोर्स, पर ये प्रोड्यूसर भी होते हैं। अब हम इस बेसिस पे लोगों को सिंपली दो भागों में भी डिवाइड कर देते हैं, नॉट अज्यूमिंग दैट दे आर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। वी कैन जस्ट से दे आर एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूसर्स एंड एक्सक्लूसिवली कंज्यूमर्स। The producers are producing something, so they are the part of supply to this economy. This is, let's say, economic basket. So they are putting the supply part of economy in the basket, and now these are the consumers who are putting the demand, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। And now this exchange is taking place through the currency. Now when the economy grows, the demand grows, and production cannot always match the growing demands because the initial resources are limited. That's why supply will never match the demand.
in a completely growing economy. That is why the capacity of the currency to purchase something decreases. भाई आज अगर 100 रुपये सबके पास में है, पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिल जाती थी, लेकिन आज 100 रुपये सबके पास में है, तो वो चीज़ कौन खरीद पाएगा जिसके पास 200 रुपये है? दैट इज़ वाई इस 100 रुपये की कैपेसिटी तो कम हो गई फ्यूचर में. सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. हम इसे सिंपली कैसे देख सकते हैं? दैट व्हेन द टाइम increases, when there is a growth in economy, then there is a basic increase in the prices of things. Price is nothing. Price is just a number which tells how much you gotta pay to purchase something, how much you need to pay, how much currency is needed to purchase something. The more currency is needed to purchase something, the pricier it gets. So price is not a real thing. Price is just a number. What is the real thing? The currency and its purchasing power. So इसकी purchasing power जब decrease होती है तो inflation बढ़ता है, and it's a natural phenomena with which comes with growth and the rise in population, the rise in demand, the rise in supply. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत समझ में आया हो. तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं. कई लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, कई लोग इकोनॉमिस्ट, दे बेसिकली डिवाइड इन्फ्लेशन इन 3 टाइप्स, 5 टाइप्स, 7 टाइप्स, मैनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ट्रिकल डाउन इन्फ्लेशन, फलाना इन्फ्लेशन, धमाका इन्फ्लेशन. व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. दीज आर द कोर कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. देयर आर एक्चुअली ओनली 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, नॉट इवन 3. वन इज द, जैसा कि हमने बात की थी, डिमांड साइड, एंड वन इज द सप्लाई साइड. डिमांड साइड इन्फ्लेशन कौन सा होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. और सप्लाई साइड कौन सा होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. पुश और पुल क्यों है ये भी हम देख लेंगे. अच्छा, जब कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई, जैसा कि हमने पुराने मॉडल में बात की थी पिछले पेज पर. सो जब कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ जाती है, सो व्हाट दे डू इज टू पुल द प्राइसेस. दे ट्राई टू पुल फ्रॉम द बास्केट. व्हेन देयर डिमांड इंक्रीजेस, दे ट्राई टू pull things from the basket. And when they try to pull things from the basket, how do they pull? How do they exert power on the basket? By giving it more currency. हम ज़्यादा पैसा देंगे, हम ज़्यादा पैसा देंगे. So this is called the demand pull inflation, because they are willing to pay more for the same thing now. That is why the power of the same currency decreases, because जिस चीज़ के पहले वो 100 रुपये देने को रेडी थे, अब वो 200 रुपये देने को रेडी है. सो 100 रुपये की पावर कितनी हो गई? आधी हो गई, हाफ हो गई. दैट इज़ वाई this is called demand pull inflation. Now what is cost push inflation? Now because the supply is constrained, the suppliers are ready to put more currency, or to pull more currency, let's say from the basket, to give to their manufacturers, because the prices of raw material has increased. अब सप्लायर क्या चाहता है कि मेरा माल बाजार में ज़रूर रहे, मेरा माल ख़त्म नहीं हो बाजार में, लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो बढ़ चुकी है. तो ये क्या करेगा? करेंसी को किसको देगा? रॉ मटेरियल वाले को. अब इसको अपना प्रॉफिट मार्जिन तो सेम रखना है. नाउ जस्ट टू कीप इट प्रॉफिट मार्जिन सेम, एंड बिकॉज इट इज हैविंग टू पे मोर टू द रॉ मटेरियल और द मैन्युफैक्चरर्स, सो द प्रोड्यूसर विल डू व्हाट? अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा. सो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. और भी कई तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे कि बिल्ट इन इन्फ्लेशन. उन सबको पढ़ना जरूरी नहीं है. बेसिक कंसेप्ट इज दिस. दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. सो 2 टाइप हमने समझे, एक तो डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश. ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज हेडलाइन वर्सेस द कोर इन्फ्लेशन. तो कोर, इसका मतलब क्या है? द इंटरनल और द बेस पार्ट. और हेडलाइन का मतलब क्या है? द फ्रंट पार्ट, जो हमें न्यूज़पेपर खोलती दिखती है, दैट इज हेडलाइन. एंड कोर इज एडिटोरियल. सो यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज द कोर, दिस इज द हेडलाइन. ना कोर का मतलब क्या है? किसी भी इकोनॉमी के कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं. जैसे इंडियन इकोनॉमी में हम कोर इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, स्टील है, आयरन है, जो भी एनर्जी है. सो दीज आर द कोर इंडस्ट्रीज. इनका प्राइसेस में क्या है? जो वॉलेटाइल नेचर नहीं रहता इनका, इनका नेचर रहता है स्टेबल. इनकी प्राइसेस में चेंजेस कई कई सालों में या कई कई महीनों में आते हैं. सो दे आर कॉल्ड द कोर इंडस्ट्रीज, एंड दे, इनकी जो प्राइसेस हैं इनमें जो इंक्रीज होता है, दिस डिफाइंस द कोर इन्फ्लेशन. दूसरा क्या है? हेडलाइन. अच्छा, कोर इन्फ्लेशन में ऑफ कोर्स जो वॉलेटाइल चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 2 चीज़ें बहुत वॉलेटाइल मानी जाती हैं, एक तो फूड, दूसरा फ्यूल. फ्यूल की कीमतें आप देखते हैं हर दिन बढ़ती रहती हैं या फिर हर दिन घटती भी जाती हैं. कभी 94 हो जाता है, कभी 110 हो जाता है, पेट्रोल डीजल. और फूड जो है, फूड जैसे 2 तरह का फूड हुआ. एक तो मास मार्केट फूड है, जैसे मैगी है. मैगी पहले 10 की आती थी, फिर 12 की हो गई, फिर 14 की हो गई.
अब भविष्य में 20 की भी हो जाएगी। दूसरा फूड कौन सा है अपना, जो इन जनरल फूड अपन कंज्यूम करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स की प्राइसेस हर दिन बदलती रहती है मंडी में। सो दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड वॉलेटाइल, और इनका इन्फ्लेशन में नहीं दिया जाता, कोर इन्फ्लेशन में। दिस इज नोन एट द कोर इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में। सो कोर इन्फ्लेशन में जो हमने नहीं लिया था, कोर इन्फ्लेशन मतलब कोर इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ, और दो चीज़ें हमारी रह गई थी, फ्यूल एंड फूड। तो कोर प्लस इन वॉलेटाइल चीज़ों को मिला लें, और भी कुछ वॉलेटाइल चीज़ें हैं उनको मिला लें, तो इसको क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं, ये दो कंसेप्ट हमें समझ में आ गए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट इज WPI वर्सेस CPI। तो अभी जो हमने कंसेप्ट समझे थे, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो इनमें से ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रहता है या कोर इन्फ्लेशन रहता है, इनकी कीमतें जो हैं वो हम किस तरह निकालते हैं। हाउ डू वी सी व्हाट आर द डिफरेंस कमिंग इन प्राइसेस ईयर ऑन ईयर। सो वी सी विद देम विद द WPI एंड CPI। व्हाट आर दीज? अच्छा, इनमें PI तो सेम है, अंतर किसका आ रहा है, C और W का। तो C क्या है और W क्या है, ये देख लेते हैं। W इज होलसेल और C इज कंज्यूमर। तो आपने देखा होगा जब अपन जैसे कुछ खरीदने जाते हैं, सो वी आस्क देम कि भाई ये एक कितने का है, एंड दे टेल अस दैट एक तो ये 10 रुपये का है। समटाइम्स वी आस्क देम कि अगर हम एक साथ 6 खरीदें तो क्या तुम 50 के इसको दे दोगे, एंड दे एग्री दैट आप अगर 6 खरीदोगे, इफ यू बाय फ्रॉम अस इन लार्ज क्वांटिटी, देन वी कैन कीप द सेम प्रॉफिट मार्जिन और एग्री टू सेल इट इन ए स्मॉलर रेट या फिर लेसर रेट। तो दिस कंसेप्ट अप्लाइज टू द होलसेल एंड कंज्यूमर। जब हम किसी चीज़ को होलसेल में लेते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को एक साथ बड़ी क्वांटिटीज़ में लेते हैं, तो इनकी प्राइसिंग अलग चलती है। और कंज्यूमर के पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसकी प्राइसिंग अलग चलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेल प्राइसेस। जो MRP आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सो रिटेल प्राइस इज व्हाट, व्हेन यू सेल वन क्वांटिटी ऑफ समथिंग, देन द प्राइस ऑन टू विच इट इज सोल्ड इट्स कॉल्ड मैक्सिमम MRP, है ना। सो दिस इज कॉल्ड द रिटेल प्राइस। सो CPI पर जो भी चीज़ें बेस्ड हैं, दे कम ऑन द रिटेल प्राइस, एंड CPI पर बेस्ड कौन सा रहता है अपना, रिटेल इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो इसी के बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, दैट इट हैज़ फॉलन बिलो 6%। वाई? बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल फ्यूल ऑयल एंड वेजिटेबल प्राइसेस। तो क्या ये बहुत खुशी होने की बात है? बहुत खुशी होने की बात तो नहीं है, लेकिन इट्स ओके टू बी हैप्पी ओवर सच स्मॉल थिंग्स, दैट RBI इज डूइंग इट्स वर्क वेल। यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या रहता है? वे फॉरवर्ड RBI के लिए एंड इंडिया के लिए इज टू कीप फॉलोइंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड कीप इट हॉकिश। हॉकिश मतलब टू कीप एन ईगल टाइप आई ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, स्लोली इंक्रीजिंग इट्स रेपो रेट। अभी 0.35% बढ़ाई थी, 35 बेसिस पॉइंट हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो इसी तरह अगर धीरे धीरे रेपो रेट को बढ़ाते रहेंगे, तो वी कैन कीप द इन्फ्लेशन in the targeted range. So that is all for today. You can subscribe to our channel CSR's IAS on YouTube and also meet us on Telegram. So just a second. Yes, so thanks and have a very good day ahead.